जनगणना नहीं हो रही थी उसको लेकर सवाल उठाए जाते थे। अब जनगणना की बात हो रही है कि 25 में हो सकता है, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। आपसे रिलीजन क्लास पूछा जाता था, अब इतने तक नहीं होगा। आपको रिलीजन और क्लास के साथ साथ आपको संप्रदाय का इसमें शामिल होगा। जैसे आप अनुसूचित जाति में हैं तो वाल्मीकि हैं, रविदासी हैं, उसमें आप लिखेंगे। कांग्रेस की राजनीति का इतिहास देखेंगे, जो राजनीति उनकी हमेशा रही है, उन्होंने हमेशा जो इतने साल जो शासन किया उसमें क्या रहा है कि माइनॉरिटी वोट उनको पूरा चला जाए और हिंदू जो है वो जातियों में बंट जाए। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा नहीं कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। उस समय सरकार इस मामले में मौन रही थी। अब मुझे लग रहा है कि जो संघ ने जो बयान दिया है उसी आधार पर मुझे लगता है केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी। बहुमत का शासन होता है, अल्पमत का सम्मान होता है। यहाँ आप उल्टा चाह रहे हैं कि अल्पमत कानून बनाएगा और बहुमत उसका पालन करे, ये नहीं हो सकता। बिना संख्या के यदि हम इतने प्रभावशाली तरीके से दबाव बना के चल रहे हैं तो जिस दिन हमें अपनी संख्या पता चल जाएगी उस दिन तो अत्याचार की सीमाएं बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। अल्टीमेटली निजी क्षेत्र में आरक्षण की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद जाति जनगणना एक बार हो जाएगी, उसके बाद ये डिमांड बढ़ेगी कि निजी क्षेत्र में भी भागीदारी दी जाए और उसको आप रोक नहीं पाएंगे। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, एक जो खबर लगातार चर्चा में तैर रही है वो है जनगणना की, यानी कि सेंसस की। 2021 में सेंसस होना था, लेकिन कोरोना काल आने के बाद ये लगातार टलता रहा और अब उम्मीद यही है कि 2025 में सेंसस की तैयारी की जा रही है, यानी कि जनगणना होगी पूरे देश में। अब जैसे ही ये खबर सामने आती है, कांग्रेस की तरफ से इस पर सवाल उठाए जाने लगते हैं। जयराम रमेश की तरफ से 2 सवाल उठाए जाते हैं कि 1951 से हर बार जनगणना होती आ रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के अलावा क्या नई जनगणना में देश की सभी जातियों की विस्तृत गणना शामिल होगी? भारत के संविधान के अनुसार ऐसी जाति जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इसके मायने क्या है वो समझेंगे। दूसरा सवाल उठाया, क्या इस जनगणना का इस्तेमाल लोकसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है? ये सवाल उठाया गया है। क्या इससे उन राज्यों को नुकसान होगा जो परिवार नियोजन में अग्रणी रहे हैं? ये 2 बड़े सवाल उठाए गए हैं। पहले जनगणना नहीं हो रही थी उसको लेकर सवाल उठाए जाते थे, अब जनगणना की बात हो रही है कि 25 में हो सकता है, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। इसके मायने क्या है? सभी खबरों के खिलाड़ी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगाकर जी, विनोद अग्निहोत्री जी, अनुराग वर्मा जी, राकेश शुक्ला जी, रामकृपाल सिंह जी, अवधेश जी, आप सबका बहुत स्वागत है। आपसे मैं शुरुआत करूंगा अनुराग सर। पहले जनगणना को लेकर सवाल उठते थे कि जनगणना नहीं हो रही है। 2021 के बाद बहुत सी बार हमने ये चर्चाएं देखी। अब लग रहा है कि 25 में होगी, तैयारी शुरू हो गई है, तो उस पर भी सवाल जोड़े जा रहे हैं। और ये जो सवाल हैं जातियों को लेकर, ये पीछे से चले आ रहे हैं या चुनाव में हमने जो अलग अलग जाति जनगणना, अलग अलग चीजें देखी उसको जोड़ने की कोशिश हो रही है इसमें? देखिए, अगर आप कांग्रेस की राजनीति का इतिहास देखेंगे, जो राजनीति उनकी हमेशा रही है, उन्होंने हमेशा जो इतने साल जो शासन किया उसमें क्या रहा है कि माइनॉरिटी वोट उनको पूरा चला जाए और हिंदू जो है वो जातियों में बंट जाए और कुछ जाति विशेष जो है वो भले ही आपके कैंडिडेट के बेस करके या राष्ट्रीय नेता को बेस करके वो कांग्रेस के पास आ जाए, एक ऐसा समीकरण बने जिससे वो जीतते रहे हैं हमेशा। लेकिन राम मंदिर में जो 1992 में जिस समय बाबरी मस्जिद ढाई गई, उसके बाद से क्या हुआ कि हिंदू थोड़ा सा यूनाइट हुआ। तो जब से वो हुआ तो धीरे धीरे कांग्रेस, उसके पहले से ही अपनी ज़मीन खोती जा रही थी और उसके बाद धीरे धीरे वो ज़मीन खोती चली गई और 2014 के बाद से वो हवा में हो गई। तो अब राहुल जी को किसी ने समझा, एक तो राहुल गांधी जी के साथ समस्या ये है कि वो समस्या समझे बिना समाधान दे देते हैं। तो उनको ये लगा ये समाधान हो गया कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हिंदू दोबारा से जातियों में बंट जाएगा। जो प्रयोग इन्होंने हरियाणा में करने की बहुत कोशिश करी, उसका उल्टा असर पड़ा और हिंदू यूनाइट हो गया, उसका उन्हें नुकसान हुआ, उन्होंने जीतीबाजी हार दी। ये इसको कैसे पिच करना है, इसका नतीजा क्या निकलेगा और जो वो कहना चाह रहे हैं वो होगा या नहीं होगा। देखिए, आज से 50, 60, 70 साल पहले जाति बताना बहुत आसान था, लेकिन जिस तरह से हमारा समाज पिछले 10-20 साल में बदला है, हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की ओर जा रहे हैं, एक
सभ्य समाज की ओर जा रहे हैं। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जातियां बताना नहीं चाहते हैं या वो जाति बता नहीं सकते हैं। अगर इवन राहुल गांधी जी से ही सवाल पूछ लिया गया था कि आप अपनी जाति क्या बताएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम जिस तरह से समाज सभ्य हो रहा है, तो हम क्या ये 70 साल पुरानी वाली स्ट्रैटेजी पे कांग्रेस दोबारा से सत्ता में वापस आ पाएगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब राहुल गांधी जी को भी नहीं पता है। सिर्फ वो संविधान की किताब लेके जैसे घूम के एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके, हालांकि उसका फायदा उन्हें मिला, तो हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा फायदा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार, क्योंकि जाति ऐसा मुद्दा है जो भारतीय समाज की एक वो अभिन्न अंग रहा है और है, तो जाति पे शायद इतनी जल्दी इतना आसान नहीं है अब तोड़ पाना। ये बड़ी बात कर रहे हैं। समीर सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जयराम रमेश जो सवाल उठा रहे हैं, अभी तो जनगणना की आहट है, आहट आते ही इतने सारे सवाल हो गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो पहले जनगणना होती रही है उसके आधार पर राजनीति नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो राजनीति हमने जाति के नाम पर और जातिगत जनगणना के नाम पर मांगे उठती देखी, और क्यों, उसके पीछे क्या कारण थे, उसको इससे जोड़ने की कोशिश। देखिए, अभी तक जितनी भी जातिगत तक जितनी भी जनगणना हुई थी, कोई किसी जनगणना को लेकर इतना ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव नहीं रहा होगा या सरकार इतनी चिंता में नहीं रही होगी जितना ये जनगणना होने जा रही है। देखिए, राहुल गांधी इस जाति को केंद्र में लेकर आए गए। वो जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे करवा लिया, आज वो भारतीय जनता पार्टी का एक अहम पार्टनर है, केंद्र में सरकार में बड़ी सहयोगी दल है, वो बिहार में उनके कारण सरकार चल रही है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है, और देखिए ये तो अब संघ की अगर आप बैठक देखेंगे पलक्कड़ भी हुई थी, तो संघ ने समर्थन किया है। संघ ने कहा कि अगर केंद्र सरकार करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब जातिगत को आप लोगों की नहीं लोगे, दुधारी तलवार है। भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूरी है कि अगर आप नहीं लोगे तो कांग्रेस और विपक्ष दल ये नैरेटिव पूरे देश पे चलाएंगे कि देखिए जातियों को ये संख्या जानना नहीं चाहते, जाति की संख्या कितनी है देश के अंदर, किसी कितनी हिस्सेदारी बताना नहीं चाहते, इसे सरकार ही नहीं करना चाह रही है। जातिगत सर्वे अगर केंद्र सरकार कराती है, जातिगत जनगणना करवाती है, तो उसके आधार पर राजनीतिक ताकतें अलग गुट तैयार होंगे, किसका कितने जनगणना उसके हिसाब से राजनीतिक दल तैयार होंगे, राजनीति तैयार होंगे, राजनीति में वो अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। सभी राजनीतिक दल आज देश की राजनीति में जाति की राजनीति करते हैं। टिकट बांटते समय सब लोग जाति का ध्यान रखते हैं, कौन किस जाति का है। जाति की जो छोटी पार्टियां उनको अपने साथ समीकरण में साधते हैं कि वो हमारे साथ आएंगे तो उनकी जाति का वोट बढ़ेगा। तो जाति की राजनीति सभी राजनीतिक दल करते हैं। अब ये देखना होगा, चूंकि 2029 के अंदर परिसीमन होना है, सीटें बढ़ना है, और जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया है वो भी 2029 के चुनाव में लागू करना है, तो तय था कि उसके पहले जनगणना करवाई जाएगी, उसके बाद परिसीमन होगा। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार जातिगत आरक्षण की ओर बढ़ेगी, लेकिन जातिगत जानकारी इकट्ठा करेगी कि कैसे लेना है, लेकिन वो तरीका क्या होगा, सरकार अब इसके ऊपर विचार कर रही है कि किस तरीके से किया जाए कि जाति का जो जानकारी एकत्रित करना है, जो विपक्ष कह रहा है वह भी हो जाए, और केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो भी ले जाए। तो कोई रास्ता सरकार निकाल रही होगी। मुझे लग रहा है कि सरकार इसे पूरी तरीके से खारिज नहीं करेगी, क्योंकि इतना राहुल गांधी के इशू बनाने के बाद भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा नहीं कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। उस समय सरकार इस मामले में मौन रही थी। अब मुझे लग रहा है कि जो संघ ने जो बयान दिया है उसी आधार पर मुझे लगता है केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी, और ये तय है कि वो करवाएंगे जरूर, लेकिन किस तरीके से करवाएंगे, उसका आधार क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। रामकृपाल सर, समय के साथ क्या आधार बदलेगा जनगणना का, और अभी जिस तरीके के आप पिछले कुछ सालों में माहौल हमने देखा, खास करके जातिगत जनगणना के आधार पर, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी टाइप जो भाषण हमने सुने बहुत सारे, उस आधार पर भी क्या बदलाव हो सकता है, इसमें बदलाव होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इस पर कोई विवाद क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। सर, अक्सर मैं जब कुछ होता है तो मैं फिर वो असहज हो जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए क्षमा। संविधान है, कांग्रेस ने कहा कि संविधान न बदला जाए, ये नारा दिया था ना, संविधान नहीं बदलना चाहिए। तो जो संविधान के तहत है और जो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस सरकार खुद उस संविधान को पालन करते हुए करती आई है, वही होना चाहिए। अगर उससे इतर कोई चीज़ आप चाहते हैं, सारी जनगणना तो कांग्रेस के दौर में ही हुई है ज़्यादातर, मतलब 11, मुझे लगता है बीजेपी के दौर में तो पहली जनगणना शायद है ही उस सरकार में, 14 के बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं। 11, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 21 में होनी थी।
जब तक अब तक की जो जनगणना हुई है वो कांग्रेस सरकार या कांग्रेस समर्थित सरकार के दौर में ही हुई है। तो अब आप जो उससे अलग चीज़ आप चाहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ जाति ही क्यों, एक एक व्यक्ति के बारे में जितनी जानकारी आप चाहे ले लें। जब बिना जनगणना के विधायक को पता होता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने ठाकुर, कितने शूद्र, और तमाम जो एनालिस्ट हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जब आप लोग बोर्ड पे लिखते हैं कि यादवों का इतना परसेंट, कुर्मियों का इतना परसेंट, फलाना का इतना परसेंट, तो या तो ये आंकड़े कहाँ से आते हैं। फिर भी अगर नहीं जानकारी है इस देश को जातियों के बारे में, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य की निजता को छोड़ करके जितनी जानकारी आप चाहें रख लें। सवाल है, पार्लियामेंट होती है, कानून बनाती है, आप कानून बनाएं। संविधान में अगर इसके लिए कोई संशोधन करना हो तो संशोधन कीजिए। लोग जो अब तक चिल्ला रहे थे कि संविधान में नहीं कोई बदलाव होना चाहिए, तो अब काहे को चिल्ला रहे हैं? संविधान के हिसाब से जो अब तक 70 सालों में आपने किया है वही आगे सरकार कर रही है। ये पहली बात है। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि परसीमन, ये जो तमाम बात जयराम रमेश को की बात मेरे को समझ में नहीं आती। भाई परसीमन के लिए भी संविधान में एक नियम है। तो कल तो आप कह रहे थे संविधान नहीं बदला जाए। संविधान अगर नहीं बदला जाएगा तो आबादी के हिसाब से सीटें होगी। ये कहना कि साउथ जो है वो आबादी नहीं, बच्चे नहीं पैदा करता तो उसके लिए इनाम मिले, और जो बच्चे पैदा करते हैं वो कोई अपराध कर रहे हैं। आज तो उन्हीं के कह रहे हैं कि 16 बच्चे पैदा कीजिए स्टालिन, और इधर से चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। तो सवाल इस बात का है कि आप कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, और जो बहुमत में है चलेगी उसकी, ये नहीं कि जो विपक्ष में है चलेगी उसकी। लोकतंत्र का नियम होता है रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी। बहुमत का शासन होता है, अल्पमत का सम्मान होता है। यहाँ आप उल्टा चाह रहे हैं कि अल्पमत कानून बनाएगा और बहुमत उसका पालन करे। ये नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात है। इसलिए जनगणना को राजनीति का विषय मत बनाइए। जो संविधान में चलता आया है वो चलने दीजिए। अगर कोई आपको लगता है कि इसमें जोड़ना चाहिए जाति या कुछ, तो आपस में आप बात कर लीजिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो तय करेगी वो होगा। ठीक है, पार्लियामेंट जो तय करेगी वो होगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने ये बात कही, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि देखिए बार बार संविधान बदलना वो वाकई चर्चा होती रही, और बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं अवधेश सर। लेकिन सवाल ये, अब आहट आते ही इतना विवाद क्यों? देखिए, ये केवल एक संशोधन है इनमें। 2001 की जनगणना अटल जी के शासनकाल में हुआ था, बस बाकी वही है। देखिए, ये पहली बार 1951 के बाद संपूर्ण जनगणना भारतीय दृष्टिकोण से अगले 100, 150, 200 सालों के भविष्य का ध्यान रखते हुए लोगों की सरकारी काम में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं वो अपने आप न आए, उसके ध्यान की दृष्टि से, ये सब दृष्टि से ये जनगणना होने जा रही है। और उसमें लोगों से संबंधित उनके क्या जीवन है, क्या डिग्री है, क्या है स्किल है, परिवार की क्या हैसियत है, सब इसमें शामिल होगा। 31 सवाल बने हैं। इस जनगणना का पहला है कि फर्स्ट जो है कंप्लीट 100% डिजिटल अभी तक जितनी जानकारी है आगे का डिजिटल जनगणना होगी। आपके पास मोबाइल का ऐप होगा, 50% लोग अपने आप उसमें भर देंगे। उस मोबाइल के ऐप में ये सुविधा होगी कि आपके यहाँ किसी का जन्म हुआ, आपने डाला, उसका अपने आप रजिस्ट्रेशन हो गया। किसी की मृत्यु होगी, डाला, अपने आप हो गया। अगर वो 18 वर्ष का हो गया तो उसको वोटर कार्ड लाने की जरूरत नहीं, 18 वर्ष का होते ही चुनाव आयोग के पास वो आंकड़ा ट्रांसफर हो जाएगा और वो उसको वो बनता चला जाएगा। आपने कहीं कोई जमीन लिया है अगर दूसरे शहर में, तो अपने आप उसमें डालेंगे, आपको वोट चाहिए तो वोट आपका ट्रांसफर हो जाएगा, वहां आपका आधार कार्ड ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे देश में हल्ला। और एक बार देखो उसमें क्या है, इसमें 31 सवाल बनाए गए हैं। वो है कि भाई आपके घर में क्या, मतलब जो चीज आप जानकारी देना चाहते हैं, आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, गाड़ी में कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, आपकी आय का साधन क्या है, आपके घर में जो
मालिक हैं घर के, वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपके घर के मालिक में कोई अनुसूचित जाति जनजाति है या कोई और, इस प्रकार से जानकारियां इकट्ठी की जाएगी। ये तो ये एक अद्भुत प्रकार की जनगणना होगी। अंग्रेज अपने उद्देश्यों से जनगणना करते हैं, क्या आज़ादी के बाद उसके उद्देश्य बदले गए सामाजिक कल्याण और बाकी दृष्टि से, लेकिन एक संपूर्ण रूप से नए फ्लेवर का जनगणना होगा, ये होगी ये। और इसके पीछे काफी, इसका मतलब काफी चिंतन किया गया है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी व्यवस्थाएं एक जनगणना से ऐसी हो जाएगी कि हमको आपको अब उसके लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। अब सेकंड, ये पहली बार होगा, अभी तक जाति जनगणना स्पष्ट नहीं है कि आपसे रिलीजन क्लास पूछा जाता था, अब इतने तक नहीं होगा। आपको रिलीजन और क्लास के साथ साथ आपको संप्रदाय का इसमें शामिल होगा। जैसे आप अनुसूचित जाति में हैं तो वाल्मीकि हैं, रविदासी हैं, उसमें आप लिखेंगे। आप मुसलमान हैं तो शिया है, सुन्नी है, कादियानी है, लिखेंगे आप उसमें। तो ये जो है, आप बौद्ध हैं तो वज्रायन है, हीनयान है, मंत्रायन है, उसमें आप लिखेंगे। जैन है तो श्वेतांबर है, दिगंबर है, लिखेंगे। और उससे फिर वो संप्रदायों की संख्या हमारे देश में आएगी। तो ये उसमें एक आया है, उसके आधार पर आगे होगा किस संप्रदाय के हमारे देश में कितने लोग हैं। ये बहुत आवश्यक जो है, ये बातें इसमें आई हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो अभी तक की जनगणना से ये काफी अभी तक अलग होगा। जाति जनगणना का जहां तक प्रश्न है, तो जाति जनगणना के हम, मेरे जैसा व्यक्ति कभी पक्ष में नहीं थे, हमारे देश के संविधान निर्माता पक्ष में नहीं थे, नेहरू जी का पूरा मंत्रिमंडल उस समय का विपक्ष पक्ष में नहीं था। इसीलिए अंग्रेजों की जाति जनगणना खत्म करके केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की जनगणना रखी गई, क्योंकि हमको धीरे धीरे जातीय भेद से ऊपर की ओर जाना था। लेकिन अगर होता है तो क्या मुसलमान होते हुए भी जो उसमें जातियां हैं, शेख जुलाहा के यहाँ शादी नहीं करते हैं, दुनिया का वहाँ भी अछूत का उपाय है, नाइयों के अछूत का उपाय है, अंसारी फिर अलग रहते हैं, शिया और सुन्नी अलग अलग नमाज पढ़ते हैं, एक साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं उसमें। हमारे यहाँ तो जाति की आवाज़ उठाई जाती है। अगर एक ही मस्जिद है तो या तो पहले शिया आके पढ़ के चले जाएंगे, तो सुन्नी आते हैं, सुन्नी पढ़ के, चाहे कभी कभी शिया और सुन्नी के अलग अलग मस्जिद है, कादियानी अहमदिया को आप जाने नहीं देते। तो फिर तो जाति जनगणना होगी, तो फिर तो मुसलमानों की जो इतनी अंदर यहाँ भारत में जातियां हैं, जिसका मंडल कमीशन ने भी किया, वो सब की जनगणना होगी। और उसकी तैयारी देश की होनी चाहिए। अगर क्रिश्चियनों में कुछ हो गई है तो उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। जनगणना हमारे देश की वास्तविकता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थिति को जानने, समझने, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को बदलने, सरकार की नीतियों को देने और देश की दुनिया में जो छवि बनती है उसके बनाने का एक आधार होना चाहिए। उस दृष्टि से ये पहली जनगणना 1951 के बाद होगी। ठीक है, चलिए, उस दृष्टि से होगी और जरूरी भी थी। लेकिन अब उस दृष्टि, उसके साथ साथ बहुत सारी राजनीति भी इस पर हो रही है ना राकेश सर, और अभी से सवाल उठने शुरू हो गए। अभी तक कह रहे थे संविधान खतरे में है, अब जनगणना होगी तो कहेंगे जनगणना अपने हिसाब से करवा रहे हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से करवा रहे हैं, हम जो चाह रहे थे या हम जो मांग उठा रहे थे उस हिसाब से नहीं करवाते। देखिए, 2011 में कांग्रेस ने अपने हिसाब से ही जनगणना कराया, उसमें जातिगत जनगणना का भी एक क्लास था, लेकिन उसे डिस्क्लोज नहीं किया गया। कारण यही था कि जातिगत जनगणना के जो तथ्य आए उन तथ्यों में विसंगतियां थी। तो इस वजह से कांग्रेस जनगणना कराने के बाद भी उसको ओपन नहीं कर पाई। मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हूँ, और उसका कारण है कि भारत गांव में बसता है और जिसकी जितनी संख्या भारी उतना होगा अत्याचारी। अभी भी आप देखिए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो भी प्रभावी जातियां हैं, अभी उनको अपनी संख्या नहीं पता है, लेकिन जिस दिन उनको अपनी संख्या पता चल जाएगी तो आप समझिए कि उस समाज का क्या होगा जिस समाज को सामाजिक न्याय देने का हम ढोल पीटते घूम रहे हैं। तो इसलिए बिना संख्या के यदि हम इतने प्रभावशाली तरीके से दबाव बना के चल रहे हैं, तो जिस दिन हमें अपनी संख्या पता चल जाएगी उस दिन तो अत्याचार की सीमाएं बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो क्लाज है वो ये है कि आपका संप्रदाय अंकित होगा। अभी हमारे यहाँ 2 पोस्टर लगे हुए हैं,
एक पोस्टर में आप देखेंगे तो लंबी दाढ़ी और गोल टोपी दिखता है, और एक पोस्टर में आपको बहुत सारे चेहरे दिखाई देते हैं। कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, तो ये तमाम तरह के एक पोस्टर में कई चेहरे। लेकिन अब इसमें भी कई चेहरे दिखाई देंगे कि देवबंदी है, बरेली है, सिया है, सुन्नी है, अहमदिया है। तो अब जो इस बार का जो जातिगत जनगणना में जो संप्रदाय को जोड़ा गया है, उस संप्रदाय से ये क्लियर होगा कि सिर्फ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम में भी कई खंड हैं, संप्रदाय के कई पंथ हैं, और हिंदू में भी कई पंथ हैं। इसका एक जो पॉजिटिव पक्ष ये रहेगा कि भारत में एक सकारात्मक संदेश ये जाएगा कि कई पंथ के लोग एक साथ रहते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा काम है। तो जातिगत जनगणना में संप्रदाय पक्ष को जोड़ने के दो अलग अलग है, एक नकारात्मक भी है और एक सकारात्मक भी है। सकारात्मक ये है कि वैसे भी भारत के बारे में कहा जाता है कि बहुभाषी, खान पान के बाद भी सब एक साथ रहते हैं। तो अब इसमें यह है कि जो तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं उसमें भी ये दिखाया जाएगा कि जो कहते हैं यहाँ अत्याचार होता है अल्पसंख्यक पे, तो ये दिखाया जाएगा कि नहीं, अल्पसंख्यकों में भी इतने पंथ के लोग हैं और वो सारे पंथ के लोगों को भारत के इतने पंथ के लोग अपने साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विनोद सर, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी इस पर, क्योंकि जनगणना को लेकर बहुत सारी बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब ऑफिशियली आहट हो गई, जनगणना होगी। 2021 से हम इंतजार कर रहे थे, कोरोना काल के दौरान भी और खत्म होने के बाद भी इस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन ये राजनीति के केंद्र में तो रहेगा, इसके आधार पर भी राजनीति होती है, राजनीति के केंद्र में तो रहेगा। लेकिन जो जोड़ने की बात या जिस सोच की बात हो रही है, क्या उसी हिसाब से होगा या बदलाव होना चाहिए उस तरह का, वो जरूरी हो गया है? देखिए, राजनीति के केंद्र में तो जनगणना का मुद्दा रहेगा ही, और वैसे भी लोकतंत्र में हर मुद्दे पर राजनीति होती है, इसीलिए लोकतंत्र जीवंत होता है। मुझे लगता है कि जातीय जनगणना का जो जनगणना का फैसला सरकार ने लिया है, उसमें भी जातीय जनगणना की बात भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि जनगणना का मामला ड्यू तो था ही, वैसे ही 3 साल 21 में होना था, वो 25 से शुरू होगा, 26 तक उसके आंकड़े आएंगे, 1 साल लगेगा उसमें। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल इस पक्ष में हूँ कि संप्रदायों की भी जनगणना होनी चाहिए, जातियों की भी होनी चाहिए और सारे समाजों की होनी चाहिए, ताकि भ्रम टूटे एक बार, जो 1931 में हुई थी अंग्रेजों के ज़माने में। और वो दौर था, उस दौर में लोग अपनी जाति बताने में शर्माते थे, झिझकते थे, क्योंकि जो छोटी जातियों के लोग थे उनको वो अपने सरनेम नहीं लगाते थे, उनका सरनेम होता ही नहीं था। बहुत सारी पिछड़ी जातियों ने शर्मा लगाना किया, वर्मा लगाना शुरू किया। अब वो लगातार मंडलाइजेशन के बाद और मंडल आयोग के बाद और जिस तरह सामाजिक न्याय की राजनीति इस देश में आगे बढ़ी है, अब सगर्व वो तमाम लोग अपनी जाति बताते हैं। जिन जातियों को भारतीय समाज में बहुत ही निचले पायदान पर रखा गया था, बड़ा हेय समझा जाता था, उनके लोग भी अब अपनी जाति गर्व के साथ बताते हैं कि हम इस जाति के हैं। तो अब जब जाति जनगणना होगी अगर, तो उससे एक सही तस्वीर सामने आएगी। जैसे बिहार में एक कास्ट सर्वे हुआ, उसके आंकड़े आए तो कुछ तस्वीर साफ हुई, कई भ्रम टूटे, तो वो तो भ्रम टूटेंगे। और ये ठीक है भाई, मुसलमानों में भी अगर जातियां हैं, अगर उनके यहाँ भी भले इस्लाम में जातियां ना हो, लेकिन भारतीय समाज में जातियां हैं, मुसलमानों में भी हैं, तो क्यों नहीं सामने आना चाहिए? उनमें भी भाई अंसारी और कसाई और जुलाहे और ये सारे पसमानदा मुसलमान, अशराफ, ये सब डिविजन्स हैं। शिया सुन्नी का तो खैर ग्लोबल स्तर पे है, वो तो वैश्विक स्तर पे है, लेकिन ये पसमानदा, अशराफ, ये सारे डिवीजन तो भारतीय समाज में है ना, तो ये भी सामने आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? और आए तो जो बात रही बात की भाई इसका उपयोग और दुरुपयोग और सदुपयोग क्या होगा, तो ये तो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से करेंगे। किसी को लगेगा कि भाई अगर जातीय जनगणना से जातियों की पहचान सामने आती है तो वो उसका राजनीतिक उपयोग करेगी। किसी को लगता है कि जातियों की पहचान से हमारे हिंदुत्व की पहचान खतरे में पड़ जाएगी, तो वो अपने तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये तो होगा। लेकिन जब आप एफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, जब आप लोगों को भागीदारी देने की बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना है, उसी हिसाब से आप तय करेंगे। सर उसी हिसाब से भाई SC ST की जनगणना होती है ना, हर जनगणना में उनका शामिल, उनका वर्ग है, इसीलिए तो किया गया कि आरक्षण उनको देना है, और आरक्षण के साथ साथ जो तमाम सारी सुविधाएं उनको देनी है, तो उनकी संख्या कितनी हुई तो पता लगे। तो जब आप SC ST की जनगणना करते हैं तो भाई OBC की भी कर लीजिए, दूसरों की भी कर लीजिए। जातीय जनगणना के खिलाफ या उससे डरने वाले वही लोग हैं जिनको लगता है कि उससे जो है उनकी जाति का जो भ्रम बना हुआ था
कि हम सबसे बड़े प्रभावशाली हैं, वो भ्रम टूट जाएगा। तो भ्रम तो टूट जाए, क्या दिक्कत है भाई। लेकिन मुझे लगता है कि संविधान, और जहाँ तक संविधान की बात है तो संविधान में SC/ST का तो वर्गीकरण की व्यवस्था है ही। अगर आवश्यक संशोधन करना करें, और 2011 में तो हो चुकी है। हाँ। 2011 में तो खाली आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, हाँ। वो तो अभी भी आंकड़े हैं। तो जब हो चुकी है एक बार, तो दोबारा होने में क्या दिक्कत है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई संवैधानिक अड़चन इसमें आएगी। और बाकी राजनीतिक दल, कांग्रेस अपने हिसाब से इस पर प्रतिक्रिया देगी, इसको मुद्दा बनाएगी, बीजेपी अपने हिसाब से बनाएगी, इंडिया गठबंधन अपने हिसाब से बनाएगा, इंडिया अपने हिसाब से बनाएगा। एनडीए के कई घटक दल तो जातीय जनगणना के खुले तौर पर पक्ष में हैं। तो वहाँ एक ये समस्या ये भी है कि बीजेपी के लिए कि जातीय जनगणना के मुद्दे को बहुत ज़्यादा टाल भी नहीं सकती। तो ये एक चीज़ और बता दूं, जातीय जनगणना तक ये मामला रुकने वाला नहीं है। ये जातीय जनगणना, मैं बार बार इसको कहता हूँ, जिस मंडल के बाद ये सेकंड मंडल, और सेकंड मंडल के बाद ये अब उसके पक्ष विपक्ष में आप हो सकते हैं, उसके परिणाम सकारात्मक होंगे नकारात्मक होंगे, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन वो जिस दिशा में बढ़ रहा है मामला, वो अल्टीमेटली निजी क्षेत्र में आरक्षण की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद जातीय जनगणना एक बार हो जाएगी, उसके बाद ये डिमांड बढ़ेगी कि निजी क्षेत्र में भी भागीदारी दी जाए, और उसको आप रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, अब क्या परिस्थिति बनती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, बड़ा अहम है जनगणना को लेकर अभी से जिस तरीके से उस पर सवाल उठने लगे हैं। अब जब ये शुरू होगा, साल भर का वक्त उसमें भी लगेगा। अभी तो पहले पूरा प्रारूप सामने आए कि किस तरीके से होगी जनगणना, लेकिन सवाल पहले उठने लगे हैं। और उस पर तमाम खास मेहमानों की क्या राय है वो हमने आपको बताया। और जनगणना को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से होनी चाहिए, क्या कुछ उसमें जोड़ा जाना चाहिए, अगर आपकी भी कोई राय है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा, ताकि अगली बार जब हम इस पर चर्चा करें तो उसको, उन बातों को, उन सवालों को जरूर इसमें शामिल करें। और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।